बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गांधी गोडसे को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसके बाद बात रावण और राम तक पहुंच गई। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने महात्मा गांधी पर हाल ही में की गई टिप्पणी को लेकर संघ और बीजेपी पर सवाल उठा दिए। बता दें कि हाल ही में कालीचरण महाराज के बाद कथावाचक तरुण मुरारी बापू ने गांधी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया। हालांकि तरुण मुरारी बापू ने इसे लेकर माफी भी मांग ली, लेकिन कालीचरण अपने बयान पर कायम है। दिग्विजय के ट्वीट का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी को रावण वंशी बता दिया और बीजेपी पर राम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया और खुद को राम भक्त बताया और पूछ लिया सवाल कि आपने तो राम के अस्तित्व को ही नकारा था, तो अब क्यों राम भक्त बनने की दुहाई दे रहे हैं? तो कौन है असली राम भक्त, कौन है रावण वंशी, और मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं में आखिर क्यों है यह बहस छिड़ी? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो पूरे डिबेट को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको सुन लेना चाहिए वो दो बयान जिनको लेकर मचा है घमासान। तरुण मुरारी बापू और कालीचरण महाराज ने क्या कहा था बापू को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, पहले ये सुनिए। पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। राष्ट्रपिता जिसे राष्ट्रपिता कह रहे हैं महात्मा गांधी को, वो राष्ट्रपिता नहीं है। राष्ट्रपिता नहीं है उसका कारण क्या? दूसरा, मैंने कहा कि वो महात्मा भी नहीं है। महात्मा एक विषय होता है पारंपरिक जिसमें दीक्षा ली जाती है, उसे महात्मा का है। इसमें मैंने कोई गलत नहीं कहा। रहा सवाल राष्ट्रपिता वाला, तो वो राष्ट्रपिता नहीं है भाई। आईटीआर में जाकर के जानकारी ले लीजिएगा। दूसरा, संविधान में घोषित नहीं किया और संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें आप राष्ट्रपिता कहें। इसलिए मैं तो राष्ट्रपिता नहीं मानता, न कोई देश के अन्य लोग मानते हैं। सम्मान की दृष्टि से तो हम भी आपको बड़ा कह सकते हैं, पर ऑथराइज्ड कुछ नहीं है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? आपको अपने सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल जुड़े हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस के बयानों से। राम के नाम पर सियासी आंधी क्यों जिंदा किए जा रहे हैं गोडसे और गांधी? जी हां, यह बड़ा सवाल है। राम के नाम पर सियासी आंधी क्यों जिंदा किए जा रहे हैं गोडसे और गांधी? खुदगर्ज जाहिल गोडसेवादी आखिर कौन? बापू के अपमान पर संघ क्यों है मौन? यह सवाल कांग्रेस कर रही है। जिसने राम का अस्तित्व नकारा उस कांग्रेस को ही अब क्यों है राम का सहारा? यह सवाल बीजेपी कर रही है। मध्य प्रदेश में रावण वंशी वर्सेस राम भक्त, बीजेपी कांग्रेस में सियासत सख्त। यह सवाल मध्य प्रदेश की फिजाओं में, सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इस तरह से पूरे मामले को लेकर के सियासत जो है वो गर्मा गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के संघ पर निशाना साधते हुए पूछ लिया है कि बापू के अपमान पर संघ मौन क्यों है। उधर राकेश सिंह जो हैं बीजेपी के सांसद, उन्होंने पूछ लिया है कांग्रेस से कि आपने तो राम के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी थी कोर्ट में, तो अब आपको राम की याद क्यों आ रही है? और उधर रावण वंशी बता दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी के नेताओं को। इस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। गोडसे और गांधी को बीच में ला ला करके राम के नाम की दुहाई हो रही है। कोई किसी को रावण का वंशी बोल रहा है तो कोई किसी को गोडसेवादी बोल रहा है। बयान क्या है एक बार यह भी सुन लीजिए। भारतीय विचार के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। महात्मा गांधी ने जो विचार दिया वो विचार तो राम का था, वो तो कृष्ण का था, वो तो महावीर का था, वो तो बुद्ध का था, वो तो इस भारतीय संस्कृति का मूल विचार है और ये हजारों साल से चलता आ रहा है। उसका विरोध करने वाले ये रावण वंशी लोग, ये रावण के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग, ये राम के नाम पर गांधी के विचार को मारना चाहते हैं। मैं हमेशा से बोलने में शिष्टाचार का पालन करने पर विश्वास रखता हूँ, मर्यादा का उल्लंघन ना हो ये मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन आज देश में रावण कौन है और राम के राज्यों पर चलने वाले कौन है, पूरा राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग कौन है, पूरा देश इसको मानता है। भगवान राम के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी और उसको मानने वाले लोग
लोग उनको किसका वंशज कहेंगे, ये मैं फैसला लोगों पर छोड़ता हूँ। देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जिस प्रकार से वो हर समय अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए अनर्गल बातें करते हैं, ये शोभा उन्हें नहीं देता। संघ और संघ का विचार वो अभी समझे नहीं है, ये उनकी नादानी है और उन्हें थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उसके बाद संघ पर कोई टिप्पणी करना चाहिए। तो आइए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रविंद्र तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र तोमर जी, आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आशीष जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, सर अचानक ये गांधी गोडसे रावणवंशी गोडसेवादी जाहिल खुदगर्ज ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में? हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, ओमिक्रॉन है, आर्थिक दिक्कतें हैं, रोजगार है, और वहां से सब ध्यान हट करके बड़े बड़े नेता इन विषयों पर बयान क्यों देने लगे अचानक? देखिए, जहां तक बात है वर्तमान समय में जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि बयान तो पहले भी आते रहे हैं, राजनीतिक बयान, गैर राजनीतिक लोगों के बयान, साधु संतों के बयान, मौलानाओं के बयान, कई सारे बयान इस देश के समय समय पर उठते रहे हैं। लेकिन उन बयानों को आगे बढ़ाने का काम कहीं न कहीं राजनीतिक दल के लोग करते हैं। जहां तक कि अभी ताजा मामला है कि किसी ने गांधी के बारे में कुछ कहा, कोई हमें रावणवंशी बना रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रही है, कांग्रेस का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिन्होंने वास्तव में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह किया, जो राम सेतु को नकारते हैं, जो अयोध्या में राम का जन्म हुआ था इससे इनकार करते हैं, जिनके शासनकाल में मंदिरों के माइक बंद करवा दिए गए, आज वो अपने आप को रामवंशी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को रावणवंशी बना रहे हैं। ये बहुत दुखदायी है। कांग्रेस को अपने इतिहास के बारे में पहले देखना चाहिए कि हमने क्या किया है, उसके बाद हमारे ऊपर सवाल उठाना चाहिए। जहां तक बात है कि दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि संघ ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया, संघ को जहां बोलना होता है वहां पर संघ बराबर बोलता है। जरूरी नहीं कि हर बयान का उत्तर दिया जाए, इसलिए जहां संघ को आवश्यक लगता है वहां संघ की तरफ से बयान भी आता है और संघ को जो कहना होता है वो भी कहता है। ठीक है रविंद्र तोमर जी, गोडसे को नमस्कार अगर कर लिया तो इसमें संघ क्यों प्रतिक्रिया देगा? बापू का तिरस्कार अगर हो गया तो इसमें संघ क्यों प्रतिक्रिया देगा? क्यों ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं संघ को इस पर बोलना चाहिए? और अगर नहीं बोलेंगे तो क्या रावणवंशी बताना ठीक है बीजेपी को? आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा निवेदन ये है मिश्रा जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही। आपने कहा कि देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, बेरोजगारी है, विकास पे कोई चर्चा नहीं। अब हमारा तो मानना यह है कि जनता को इन सब चीजों में नहीं उलझाना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और केंद्र में है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। मैं नहीं समझता कि इनकी सोची समझी साजिश रहती है इस तरह की चीजों में जनता को उलझा के रखना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्या स्थिति हो रही, ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारी करने की बात इधर कर रहे, इधर आप इन चीजों में उलझे हुए। अब आपने जो प्रश्न किया मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरा निवेदन ये है कि गांधी पे टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बनता। गांधी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। गांधी के लिए तो यहां तक लोगों ने कहा, वो जब उनके लिए राम और कृष्ण से उनकी तुलना की, वो गांधी चरकाधारी थे, वो श्री राम के कपड़े पीले थे, श्री कृष्ण के कपड़े नीले थे, गांधी का चरखा, गांधी का कुर्ता खादी का, भारत का भारतान। ऐसी महान शख्सियत को दुनिया में इतना विस्फोटक तैयार हो गया है कि बहुत कम, मतलब कई मिनट गिन लिए जाए उतने में दुनिया समाप्त की जा सकती, लेकिन तब गांधी का अहिंसा का हथियार ऐसा है जो दुनिया को बचा सकता है। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है। लेकिन एक बात बताइए सर, आपने कहा कि ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, शुरुआत तो दिग्विजय सिंह जी कर देते हैं। नहीं, ये इसमें इसलिए नहीं कहूंगा जी कि देखिए, आप मेरा कहना ये है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के लिए बार बार ये चर्चा आती है कि वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे इनको इतना उसको इश्यू बनाने की जरूरत है कि वो उसको ये कह दिया। पहले ये शुरुआत कहां से हुई? ये छत्तीसगढ़ में
वो महाराज जी ने जो चर्चा शुरू की, क्या ये चर्चा होनी चाहिए धर्म संसद में? ठीक है, मैं पूछ रहा हूं। ठीक है आशीष जी, ये सवाल ये है कि जब गोडसे पर बात होती है तो अपेक्षा होती है कि संघ इस पर कोई टिप्पणी देगा। जब संत महात्मा जो हैं वो बापू का तिरस्कार करते हैं, कोई कहता है हमें महात्मा नहीं लगते, कोई कहता है कि अच्छा किया उन्हें मार दिया, इस तरह की बातें जब निकलती हैं कथित तौर पर, तो फिर संघ या बीजेपी उसको लेकर के खुल करके बयान नहीं देती और इसीलिए वो निशाने पर आ जाती है। तो क्या आपको लगता नहीं कि इन चीजों का आकर के सामने एक तुरंत खंडन होना चाहिए? जैसे आप इस दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर, उनके बयान पर तो हम देखते हैं ढेरों पलटवार आ जाते हैं बीजेपी से, लेकिन जब तरुण मुरारी बापू या फिर कालीचरण जैसे लोग कुछ कहते हैं तो उसको रिएक्शन देने में बहुत सोच सोच कर कदम बढ़ाती है बीजेपी, और यही मौका मिल जाता है विपक्ष को। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता है माननीय नरेंद्र मोदी, पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी ने पूज्य बापू के स्वच्छता अभियान को, उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा को, उनके राम राज्य के संकल्प को और उनके सम्मान में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती है। महात्मा गांधी को उन्होंने अपना आदर्श मानकर और पूरे विश्व में गांधी के सत्य और अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार की कसर नहीं रखी है। और इसलिए अगर वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं और वो महात्मा गांधी के कोई बापू के रूप में, एक राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो फिर किसी के सामने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रह जाता। जहां तक बात है, इस तरह के बयान को पहली बार नहीं आए हैं। गांधी और गोडसे दोनों की तुलना होती रही है, गोडसे को महान बताने वाले लोगों की भी दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तथ्य को स्वीकार किया हो, कभी हमने अपनी स्वीकृति दी हो, ऐसा आप एक उदाहरण हमको बताइए। जहां तक बात दिग्विजय सिंह जी की है, उन्होंने पिछले दिनों किस तरह सावरकर जी के बयान को कोट करते हुए और ये कहा था कि गाय जो है वो पूजा के लायक नहीं है। ऐसा कब सावरकर जी ने कहा, मुझे आप बताइए। लिबरान आयोग जो कमीशन बना था बाबरी ढांचा विध्वंस में, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कोट को लिबरान कमीशन ने और दीनदयाल उपाध्याय जी का कोट बताकर भ्रमित करने का काम किया था, जबकि वो दीनदयाल जी ने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। संसद के अंदर जब इस पर बहस हुई तब ये बात स्पष्ट हुई कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा ही नहीं, उसको कांग्रेस सदन के अंदर प्रस्तुत कर रही है। उस समय के गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी। तो कांग्रेस ने ऐसे कई भ्रम फैलाने का काम समाज में किया है। हमारी नीति और विचारधारा स्पष्ट है, हमारी किसी प्रकार की स्वीकृति गांधी जी के खिलाफ रहने वाले लोगों के पक्ष में नहीं, और यही हमारी पार्टी का स्टैंड है। लेकिन कांग्रेस को अपना स्टैंड अवचित। ठीक है आशीष जी, मैं यहाँ एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल सीधा है कि दिग्विजय सिंह जी जब बेरोजगारी को लेकर के ट्वीट करते हैं तो हम देखते हैं इतने मुखर रिएक्शन नहीं आते, इतने त्वरित रिएक्शन नहीं आते। जब वो महंगाई को लेकर ट्वीट करते हैं तो बीजेपी खामोश रहती है, लेकिन जैसे ही लगता है कि कुछ हिंदूवादी, हिंदू संगठन, गोडसे, राम, रावण, संत, मुस्लिम, इस तरह के शब्दों के साथ इस तरह के विषयों से संबंधित कोई ट्वीट या विषय बयान हो जाता है तो उसको तुरंत हाथों हाथ बीजेपी ले लेती है। तो क्या आप लोग सुविधा की राजनीति करते हैं? आप लोग ये सोच करके कमेंट करते हैं, ये सीधा आरोप लगता है कि बीजेपी देखती है कि कहां उसे इस चीज का बेनिफिट मिलेगा और इसीलिए वो इस पर रिएक्ट करती है। बाकी जहां पर दूसरे सवाल होते हैं, यही दिग्विजय सिंह जी के कई ऐसे कमेंट होते हैं, कई ऐसे ट्वीट होते हैं जिस पर खामोशी ओढ़ लेते हैं बीजेपी के नेता। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बयान को हम तो क्या, उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने एक शब्द गढ़ा था, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंक। लेकिन क्या असर हुआ? अधिकांश मामलों में जिन लोगों पर उन्होंने झूठा आरोपी बनाया वो सब न्यायालय से निर्दोष होकर बरी हो चुके हैं। जहां तक बात है, हम तो विकास पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम विकास के मामले में दिग्विजय सिंह से किसी भी मंच को साझा करने के लिए तैयार है। वो आए और हमसे भारतीय जनता पार्टी के विकास को लेकर बात करें। जहां तक बात है दिग्विजय सिंह जी के बयान की, तो मैं मानता हूं कि उन्हें अब कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार ओमिक्रॉन को लेकर चिंतित है, पूरी सरकार चिंतित है। मध्य प्रदेश को जो एक्शन इस तीसरी लहर के खिलाफ लेना है, उस पर लगातार मुख्यमंत्री वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं, अधिकारियों को ताकीद कर रहे हैं। तो हमारा फोकस विकास पे है, लेकिन बीच बीच में ऐसे मुद्दे अगर हमारे सामने उछालते हैं और हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ये संभव नहीं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया को ये नहीं माना जाए कि हम केवल इसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा फोकस है विकास पर, लेकिन राष्ट्रवाद की को लेकर तो यहाँ चाहिए तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अवश्य दें। ठीक है, मैं रविंद्र जी आपके पास आता हूं। रविंद्र जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी जानबूझ करके दिग्विजय सिंह जी या दूसरे ऐसे नेता मौके दे देते हैं?
उन्हें अपने पसंदीदा विषयों को उठाने के, और फिर वहां पर पूरा मामला डिरेल हो जाता है। ओमिक्रॉन से लड़ने की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, आर्थिक हालातों की बात होनी चाहिए, और बात हो रही है गोडसे और गांधी पर। माननीय मिश्रा जी, शर्मा जी का कहना यह है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी से विकास पर चर्चा करने की बात करी उन्होंने। माननीय दिग्विजय सिंह जी तो बहुत बड़े नेता हैं, वो केवल हमसे ही चर्चा कर ले विकास की और उसका जवाब दें एक चीज का। 17 साल से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हैं और 1.5 वर्ष का कार्यकाल केवल आदरणीय कमलनाथ जी का रहा, और उसमें भी 2-3 महीने तो उसमें चले गए आचार संहिता में। 11 महीने का उनको समय मिला, और 11 महीने में जो उन्होंने काम किया है उसकी तुलना अगर ये 15 साल से भी कर दे तो मैं अभी आज चुनौती दे रहा हूं यहाँ पर, और मैं आपसे कह रहा हूं एक नहीं अनेक। आज महंगाई की स्थिति क्या है? जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी उन्होंने जंतर मंतर पे उस समय धरना देकर के 2 मुद्दे बनाए थे। एक महंगाई का मुद्दा था और एक जन लोकपाल का मुद्दा। अब दोनों मुद्दे, क्या आज देश की जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आज महंगाई कहां पर है और जन लोकपाल का क्या हुआ? तो ये सब केवल भ्रम उत्पन्न करने वाली चीजें। और आप मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं दिमनी से विधायक हूं, और हमारे क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि चंबल, आसन और कुआरी के बिहड़ों में पड़ी हुई है। और मैंने अनेकों बार ये कहा, आपके माध्यम से कहा, विधानसभा में कहा कि अगर वो भूमि का समतलीकरण करके यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाएं तो क्या नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा? यहाँ हजारों जगह इन्वेस्टर मीट हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दी 17 साल में, एक जगह भी कहीं उद्योग लगा हो बता दीजिए। ठीक है, 36,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है इस समय मध्य प्रदेश में, और वो मार्च तक 40,000 रुपया हो जाएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी जिम्मेदार है। इन सब चीजों को छुपाने के लिए तो केवल हमारे जनता को बेवजह की बातों में उलझाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। आशीष जी, देखिए, अभी मैं आपसे बात करते करते दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल को देख रहा था। कल ही उन्होंने महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के ट्वीट किया है, और जिस ट्वीट पर इतना आज हंगामा हो रहा है, हमें डिबेट करनी पड़ रही है, उससे लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उस पर रिएक्शन नहीं आया सर कोई। मेरा सवाल सीधा यही था। और रोज वो ऐसे ट्वीट करते हैं जो महंगाई को लेकर, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर। अब उनका ट्वीट है, युवाओं को रोजगार कब, महंगाई कब कम, किसानों की आय दुगनी कब, चीन को लाल आंख दिखाएंगे कब, अच्छे दिन आएंगे कब, ये तमाम चीजें वो पूछ रहे हैं। तो इन पर बयान क्यों नहीं आते सर? और दिग्विजय सिंह जी भी जानते हैं, शायद वो जानते हैं कि इन पर बयान नहीं आएंगे, इसलिए वो ऐसे विषयों को चुन लेते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिक्स जो है वो फिर से उसका ध्रुवीकरण हो जाता है और मूल मुद्दों से हट जाती है मध्य प्रदेश की सियासत। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के हर प्रश्न का जवाब देना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमें जवाब देना है जनता की अदालत में, वहां हम जवाब देते हैं। हमारा काम जनता के बीच बोलता है। इस कारण मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार सरकार में रहे, और मामूली से अंतर में हम 2018 में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जनता ने फिर हमें सरकार बनाने का अवसर दिया। जहां तक बात है मध्य प्रदेश पर कर्जा है, तो हमने कर्जा मध्य प्रदेश के गरीब को मदद करने के लिए लिया है, ना कि मंत्रियों के बंगलों पर हमने करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए लिया है, ना कि आईफा जैसा अवार्ड कराने के लिए लिया है। हमने किसानों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की है, हमने बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की है, हमने खाद की पर्याप्त व्यवस्था की है, हमने संबल योजना फिर से चालू की है। हम चाहते हैं कि गरीबों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में फिर से बने। और इसलिए ये कर्जे की बात नहीं करें, मध्य प्रदेश में सक्षम सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर कराने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, और इसलिए विकास पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण है। और हम चाहते हैं, हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं विकास के मामले पर आप मंच पर आकर बहस करें। आप जरा सा शर्म करिए, आपका शासन है, आपका लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आप कह रहे हो कि हमने समर्थन मूल्य पर फसल को खरीदा। हमारे क्षेत्र में, मैं ग्वालियर चंबल में 6 जिलों की बात कर रहा हूं पहले, कि बाजरा की तुलाई बिल्कुल नहीं हुई। मैसेज आए, और हमारे मुरैना जिले में 49,000 रजिस्ट्रेशन हुए, 145 किसानों को बाजरा खरीदा गया।
देखिए सरकार ने धान का उपार्जन किया है, सरकार ने ज्वार का उपार्जन किया है, 14 रुपया में नहीं खरीद और रहा है। करोड़ों रुपए सरकार ने उपार्जन में खर्च किए हैं। आप मान लेंगे, आप 800 रुपया प्रति कुंतल आप किसानों के खाते में डलवा दीजिए, हम मान लेंगे आपकी सरकार किसानों के हित में काम करती है। अरे अभी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त डाली है। अब आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र में पास किसानों के खाते में अभी आप 2000 रुपए पहुंचे होंगे। आपके क्षेत्र में बाढ़ आई थी चंबल मुरैना में, चंबल में बाढ़ आई थी, सरकार की सहायता में विश्वास हो रहा है कि दिल्ली की सरकार, आप ये बताइए, ठीक है, सरकार ने मदद जब ठीक है आशीष जी, रविंद्र जी, किसानों से मिलने नहीं आ पाए। आशीष जी, रविंद्र जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव। आशीष जी, रविंद्र जी, जब आप दोनों ही समझते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, इतने सारे मुद्दे आप लोग गिना रहे हैं और उन पर दोनों ही दल कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, दूसरा कह रहा हमने बहुत काम किया है, जब इतने सब मुद्दे हैं तो आपको लगता है क्या कि अब सियासत होना चाहिए? गांधी और गोडसे को लेकर के अगर कोई बयान दे देता है तो उसको लेकर के सियासत क्या इतनी गरमानी चाहिए? हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, ओमिक्रॉन है, कोरोना है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक दिक्कतें हैं, तो आपको लगता नहीं कि आप पार्टी लेवल पर भी आप सोचना होगा, आप दोनों ही पार्टियों के नेताओं को, कि अब इस तरह की बयानबाजी को बंद किया जाए और असल मुद्दों की राजनीति को शुरू किया जाए? आशीष जी, देखिए, ये बयान तो समय समय पर चलते रहेंगे, कोई किसी को बंदिश नहीं लगा सकता बयान देने में, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता समस्त मर्यादित बयान देते हैं। ऐसा नहीं सोच सकते हम कभी कि हमारे किस बयान के कारण समाज में किसी की छवि पर असर गिरे, किसी की समाज में स्थापित है जो प्रतिमान उसके बारे में स्थापित है तरह से खंडित हो। लेकिन अगर कोई हिंदुत्व पर सवाल उठाएगा, कोई धर्म पर आक्षेप करेगा, कोई गौ माता पर आक्रमण करेगा, तो हमें बयान देना बिल्कुल हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि किस तरह की विचारधारा इस देश में आगे बढ़ती है। जहां तक बात है, हम तो केवल विकास हमारा फोकस है और विकास को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हुई है। हम सब चुनाव जीते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जीते हैं, समाज का हर वर्ग हमारे साथ है। कांग्रेस बौखला रही है और कभी ओबीसी के नाम पर, एसटी के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस का कोई मंसूबा नहीं होगा। इनके नेता कितने हिंदुत्व पर अटल हैं ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, और इसलिए हमें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता जी। रविंद्र तोमर जी बोलिए। माननीय मिश्रा जी, मेरा एक मिनट का और सुन लीजिए जी। कि मध्य प्रदेश में 3600 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है, ये आंकड़ा अभी आया था मीडिया के माध्यम से, और मार्च तक 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाएगा। ये विकास है मध्य प्रदेश का? कर्जा है, हमने कर्जा लिया नहीं, हमारे परिवार के और हमारे क्षेत्र के लोगों ने कर्जा नहीं लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने उन पर कर्जा रख दिया है और परिसंपत्तियां बेची जा रही है और इसके बाद इन्वेस्टर मीट होती है, कोई उद्योग नहीं लग रहा है और बेरोजगारी इतनी है मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर, कि नौजवान भटक रहा है। और मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि हमारा क्षेत्र तो पूरा नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ किसान के पास भी गरीबी है। बाजरा की फसल आई तो उसकी तुलाई नहीं, बिजली में इतने बिल रख दिए कि लोग उनको दे नहीं पा रहे और चुनाव के टाइम वादा कर दिया कि हम बिल माफ कर देंगे। तो ये विकास है मध्य प्रदेश का। और खाद के लिए किसान लाइन में लगा हुआ है, लाठियां खा रहा है, ये विकास है मध्य प्रदेश का। मैं कितनी बात आपको गिनाऊं कि लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र से, और मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकता हूं। मैं डेली क्षेत्र में रहता हूं, मैं जमीन पे काम करने वाला आदमी हूं और मैं आपको ये बता दूं कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान है कि ये अंत्योदय की बात करते हैं आकर करके, और आज दो उद्योगपति बड़े बड़े लेके साथ में अडानी और अंबानी के सारे पे सरकार चल रही देश की, और मध्य प्रदेश का क्या हाल है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, इनका प्रजातंत्र में विश्वास होता तो खरीदी हुई सरकार है। ठीक है सर, 35 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीद के, जनता कहती है इस बात को। ठीक है, ठीक है, खरीद के सरकार, ठीक है। तो कुल मिलाकर रविंद्र जी वक्त खत्म हो गया है, नहीं है, इनको तो पता है कि पैसे से खरीद लेंगे। ठीक है, जनता पे कोई भरोसा नहीं। ठीक है रविंद्र जी, कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में जो हालात हैं उसे देखकर ये हम कहेंगे कि अभी ना तो चाहिए गांधी की बातें, ना चाहिए गोडसे की बातें, ना चाहिए रावण, ना चाहिए राम। दरवाजे पर खड़ा है ओमिक्रॉन। संभल जाइए, लोगों के साथ आइए और उसके बाद विकास की बातें कीजिए, क्योंकि विद्वेष की बात, तोड़ने की बात, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात सियासत में चलती रहेगी
जान रहेगी तो जहान रहेगा, और जहान रहेगा तो सियासत भी होती रहेगी। फिलहाल जान बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, एक दूसरे को लड़वाना नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद सियासत को सूट करता है इस तरह के बयानबाजी होती रहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जानते हैं कि असल मुद्दों से ध्यान हटाना है तो फिर राम, रावण, गांधी, गोडसे, इन्हें तो मुद्दा बनाना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे हम आशीष शर्मा जी, रविंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे दर्शक जो इस पूरी डिबेट में हमारे साथ जुड़े उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।